हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं अंशु भारद्वाज। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एजुटेक अंशु पर। तो आज इस वीडियो में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल लेकर आए हैं जो क्लास 12 के बायोलॉजी का है। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आइए आज इस वीडियो में इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर है। इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो यहाँ पर है। न्यूक्लिक अम्ल, पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए और आरएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। तो देखिए, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा गया, इसको हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में, कितने में, सन 1889 में केंद्रकीय पदार्थ को क्या किया, निकाल कर क्या किया, उन्होंने निकाला और उसमें से क्या अलग किया, प्रोटीन्स को अलग किया तथा शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण उसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल कहा। ठीक है ना, क्या बात है। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में केंद्रकीय पदार्थ को निकालकर उसमें से क्या अलग किया, प्रोटीन्स को अलग किया तथा शेष बचे पदार्थ जो थे वो फास्फोरस युक्त पदार्थ थे और वह कैसे थे, वह अम्लीय थे। इसलिए उसे उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्लियर है। और न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं, दो होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। दूसरा है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। डीएनए के बारे में हमें पढ़ना है। तो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है ना, क्या होता है डीएनए, एक डीएनए अणु एक बहुलक है। ठीक है ना, एक जो डीएनए अणु है वो क्या है, एक बहुलक है। क्या है, एक बहुलक है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है ना, एक डीएनए अणु एक बहुलक है, एक डीएनए अणु एक बहुलक है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ठीक है ना, अर्थात माता पिता के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो किसमें जाते हैं, उनके संतान में जाते हैं, इसलिए इसे आनुवंशिक अणु भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी कि डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल है। तो इसे किसने प्रस्तुत किया, ये जानेंगे। इसे किसने प्रस्तुत किया तो ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, किसने, वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में, कितने में, सन 1953 में डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। क्या, डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चे बताएं, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए भाई, आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। डीएनए का व्यास है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है और इसमें दो श्रृंखलाएं होती, कितनी, दो श्रृंखलाएं होती हैं। पहला 5' से 3', दूसरा 3' से 5'। ठीक है, क्लियर है। दो श्रृंखलाएं और दोनों एंड प्रति समांतर रहती हैं एक दूसरे पर। ठीक है ना, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ी हुई रहती हैं। क्लियर है। यहाँ पर इसमें इसका जो एक हेलिक्स होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो क्षारक युगल है, यानी कि दो क्षारक युगल के बीच की दूरी कितनी होती है, दो क्षारक युगल के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड यह डीएनए व आरएनए का मूल खंड है। ठीक है ना, क्या है, मूल खंड है। कौन, न्यूक्लियोटाइड।
डीएनए व आरएनए का मूल खंड है। यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए के जो मूल खंड होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से मिलकर बने होते हैं, उसके कितने घटक होते हैं वो देखें। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। मुख्यतः कितने, 3 घटक होते हैं। पहला पेंटोज शर्करा या शुगर, ठीक है ना। पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा फास्फेट ग्रुप, तीसरा नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है ना। तीसरा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। अब यहाँ पर देखिए पेंटोज शर्करा या शुगर, यह क्या होता है, 5 कार्बन वाले शुगर होता है, शर्करा होता है 5 कार्बन वाले शुगर या शर्करा होता है, ठीक है ना। 5 कार्बन वाले शर्करा होता है, कौन, पेंटोज शुगर, ठीक है। फास्फेट ग्रुप है जो किससे मिलकर बनता है, फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल से बनता है। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फास्फेट ग्रुप जो है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। एक अणु फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, कौन, फास्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर आ जाइए नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें दिख रहा है GCT ये सभी क्या है, नाइट्रोजनी क्षार। क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पिरिमिडीन। क्या होता है, पिरिमिडीन, ठीक है। इसे पायरिमिडीन भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे पायरिमिडीन भी पढ़ते हैं। अब देखिए ये नाइट्रोजनी क्षार जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, ठीक है ना। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन जो नाइट्रोजनी क्षार बताए 5, उन्हीं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। प्यूरिन्स में कौन आते हैं, प्यूरिन्स 2 प्रकार का होता है। कितने, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, प्यूरिन्स में आ जाएगा एडेनिन। क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, ठीक है ना। प्यूरिन्स में एडेनिन आ जाएगा और ग्वानिन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। एडेनिन को हम ए से दर्शाते हैं और ग्वानिन को हम कैपिटल G से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, पिरिमिडीन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने, पिरिमिडीन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला साइटोसिन, ठीक है। दूसरा यूरेसिल, ठीक है ना। तीसरा है थाइमिन। क्या है, थाइमिन, तीसरा थाइमिन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए साइटोसिन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यूरेसिल को हम U से प्रदर्शित करते हैं, थाइमिन को हम T से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए व आरएनए का एक मूल खंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक मूल खंड होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कितने, 3 घटक होते हैं। पहला पेंटोज शुगर जो 5 कार्बन वाले शर्करा से बना होता है, जो 5 कार्बन वाले शर्करा से बना होता है, कौन, पेंटोज शुगर।
दूसरा है फास्फेट ग्रुप जो एक अणु फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4 से मिलकर क्या बना होता है, फास्फेट ग्रुप मिलकर बना होता है। तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 5, कौन कौन से, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और क्या होता है एक क्या है, छूट गया क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, ठीक है ना। इन्हीं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजनी क्षार है इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन्स होता है और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन्स होता है और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन्स के अंतर्गत कितने कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को हम जी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पिरिमिडीन में 3 आते हैं, कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन, ठीक है ना। थायमीन, साइटोसिन को हम सी से दर्शाएंगे और यूरेसिल को यू से दर्शाएंगे, थायमीन को हम टी से दर्शाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बताएं कि यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलिए, देखिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताते हैं कि यूरेसिल और थायमीन, यहाँ पर देख सकते हैं जो डायग्राम में है, जी से सी और टी से ए और ए से टी मिला हुआ है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिला हुआ है। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए है, डीएनए में कौन नाइट्रोजनी क्षार आते हैं। पहला आएगा आपका एडेनिन, ठीक है, दूसरा आएगा ग्वानिन, तीसरा आएगा साइटोसिन, चौथा आएगा थायमीन, ठीक है ना। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार आएंगे। क्लियर है? आरएनए की बात की जाए तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा और साइटोसिन आएगा और थायमीन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, ठीक है ना। आरएनए में क्या होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, यानी कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग डीएनए में देखेंगे कि कौन से क्षार किससे मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए के क्षार हैं 4 हैं, ठीक है ना, कितने, 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए है हमेशा प्यूरिन्स के क्षारक पिरिमिडीन के क्षार से मिलते हैं, ठीक है ना। प्यूरिन्स के क्षार हमेशा किससे मिलते हैं, पिरिमिडीन के क्षार से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यूरिन्स के क्षार हम अगर एडेनिन के ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए है, डीएनए नहीं नाइट्रोजनी क्षार लेते हैं, तो ए ले लिए, ए हमेशा किससे जुड़ेगा, पिरिमिडीन के थायमीन से जुड़ेगा। किससे, पिरिमिडीन के थायमीन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है ना। एडेनिन, प्यूरिन्स के क्षार एडेनिन हमेशा पिरिमिडीन के क्षार के थायमीन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर थायमीन। क्लियर है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जो प्यूरिन्स का ग्वानिन है, ठीक है ना, प्यूरिन्स का ग्वानिन पिरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ठीक है ना। प्यूरिन्स के ग्वानिन पिरिमिडीन के साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा थायमीन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्यूरिन्स है, ये क्या है, प्यूरिन्स है, ठीक है ना, प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको पिरिमिडीन लिख सकते हैं। प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडीन लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लिखें या इसे लिखें, बात क्लियर है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा साइटोसिन है और पिरिमिडीन है और ये हमारा क्या है, प्यूरिन्स है। यहाँ तक क्लियर है?
एडेनिन और ग्वानिन यानी कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के बीच जो बॉन्ड लगा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। यह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यह है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए भाई एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब ये चीज समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई तो इसके स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो डायमीटर है यानी कि व्यास जो है वो क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 श्रृंखलाएं होती हैं। इसकी विशेषताएं लिखने को आता है तो ध्यान से सुनिए। इसकी जो डीएनए की जो व्यास होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कितने? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। पहला 5' से 3', दूसरा 3' से 5' होता है। क्लियर है? यहाँ तक 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है? दो नाइट्रोजनी क्षार यानी कि 2 युगल नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 युगल नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। 2 युगल नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी? 3.4 होती है। 3.4 होती है। इसके एक हेलिक्स में लगा हुआ कितना लगता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके एक हेलिक्स में, इसके एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। इसका जो एक हेलिक्स कंप्लीट होगा तो वो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो ग्वानिन है वो हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा कौन? ग्वानिन। किससे? साइटोसिन से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्यूरिन्स का ग्वानिन हमेशा पिरिमिडीन के साइटोसिन से जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। कितने? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। साइटोसिन भी क्या? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। किससे? ग्वानिन से, ठीक है ना। किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से जुड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो यहाँ की 5 विशेषताएं लगभग हो गई होंगी। पहला इसका डायामीटर यानी कि व्यास। दूसरा इसमें 2 क्या होते हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से? 5' 3' से 5' होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये 2 युगल नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी, ठीक है। ये तीसरा। इसके एक हेलिक्स की दूरी कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम 4। और यहाँ पर 5वां क्या है? जो होता है नाइट्रोजनी क्षार आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसे 4 गाफ का मूल सिद्धांत या नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को 4 गाफ का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप इस वीडियो में जितना भी बताया गया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।